गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज मैं बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मुझे कई दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे, हमारे जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि सर हमारे लिए भी आप नोट्स बनाएं, लेक्चर बनाएं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं पहले जूलॉजी एंड देन बॉटनी के लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आया हूँ तो वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। आप सभी को पता है कि हमारा एक फाइलम होता है एनेलिडा, जिसमें कुछ मेंबर्स आते हैं, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म है, नेरिस है, लीच है। तो इसी में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पर नेरिस की डिटेल आती है। तो नेरिस में जो टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ वो है नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिटेल में पहले मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद इन हेडिंग्स के अंतर्गत आपके टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब कौन कौन सी लेवलिंग्स हैं आइए देखते हैं वन बाय वन हम सारी चीज़ों को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर से। आपको पता है कि जो हमारा नेरिस होता है उसकी बॉडी का जो पहला सेगमेंट होता है ये, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम के ऊपर एक लोब जैसी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। तो ये प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम पर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको मैं मार्फोलॉजी में आपको बता ही चुका हूँ। ये प्रोस्टोमियल पाल्प हैं, टेंटिकल्स हैं, तो इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवलिंग नहीं करनी है। और आपको बता दूँ कि पेरिस्टोमियम के बेस पर ही माउथ पाया जाता है, और माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के नीचे फेरिंक्स स्टार्ट हो जाता है, बट उससे पहले बक्कल कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि जो ये पूरा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये होती है इसकी बक्कल कैविटी और फेरिंक्स का एक मिला जुला रूप, जिसे हम लोग कहते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। तो यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं कुछ उभरे हुए से हैं, ये काइटिन के बने हुए कुछ उभार से होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेंटिकल्स। तो दीज आर द डेंटिकल्स। इसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा अगर हम और बढ़ते हैं तो हमें काइटिन के बने हुए दो जॉज यानी कि जबड़े दिखाई पड़ते हैं, जिनके अंदर के किनारे नुकीले होते हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में मैंने बनाया है यहाँ पर। तो दीज आर द जॉज विच आर मेड अप ऑफ काइटिन, और ये काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख पाया कि सबसे पहले माउथ हुआ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी आई। बक्कल कैविटी की जो इनर वॉल्स होती हैं, भीतर की दीवारें, उन पर डेंटिकल्स, मैंने आपको बताया कि कुछ काइटिन के जैसे उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम डेंटिकल्स कहते हैं। इसके नीचे जॉस पाए जाते हैं, यानी जबड़े पाए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काइटिन के बने हुए ये भी होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है सारी एक थैली के अंदर बंद है, और इसको हम लोग कहेंगे फेरिंक्स। तो ये हो गई हमारी फेरिंक्स। ये पूरा जो है ये क्या है, फेरिंक्स है। और आपको एक खास बात बता दूं कि पूरा फेरिंक्स और बक्कल कैविटी जब जैसे शिकार पकड़ना होता है तो बाहर निकल आता है। अब ये पूरी स्ट्रक्चर जो बैग जैसी आप देख रहे हो ये पूरी बाहर आ जाती है। इसके लिए दो मसल्स यहाँ पर हेल्प करती हैं। आप देख पा रहे हैं एक जोड़ी मसल्स ये लगी हुई हैं और एक जोड़ी मसल्स ये लगी हुई हैं। जो मसल्स ये ऊपर की तरफ हैं इनको कहते हैं प्रोट्रैक्टर मसल्स, जो कि फेरिंक्स को बाहर निकालने का काम करेंगी, और जो नीचे की तरफ पाई जा रही इनको कहेंगे रिट्रैक्टर मसल्स, जो फेरिंक्स को वापस अंदर खींचेंगी। तो मैं इनकी लेवलिंग कर देता हूँ। इट इज द प्रोट्रैक्टर मसल्स, और ये वाली हमारी कौन सी है, रिट्रैक्टर मसल्स। तो प्रोट्रैक्टर मसल्स ऊपर की तरफ वन पेयर, और नीचे की तरफ कौन सी, रिट्रैक्टर मसल। प्रोट्रैक्टर मसल्स क्या करेंगी, फेरिंक्स को बाहर करेंगी, और रिट्रैक्टर मसल्स उसको वापस अंदर खींच लेंगी। तो ये इतना एरिया मैंने यहाँ पर बना दिया। ये कुछ वॉल्स वगैरह दिखाई गई यहाँ पर। तो आपने क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेवल्स को, क्योंकि सारे नाम अगर आपने डायग्राम में अच्छे से समझ लिए तो फिर टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हमने बताया कि बॉडी के ऊपर जो टिप पर आप देख रहे हो ये तिकोनी से स्ट्रक्चर, दैट इज द प्रोस्टोमियम। बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी की है, दैट इज द पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के बेस पर यानी वेंट्रल साइड पर माउथ पाया जाता है, और माउथ किस में खुलता है, पेरिस्टोमियम में ही खुलता है।
तो माउथ खोल के कहाँ आएगा, ऑलवेज बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या आपने देखा, ये आपको जो कुछ दिखाई पड़ रहे हैं इस तरह के काइटिन के उभार जैसे, इनको हम लोग डेंटिकल्स कहेंगे। और नीचे की तरफ एक जोड़ी जॉज होंगे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और ये भी काइटिन के बने ही होंगे। और इस पूरी को हम एक बैग के अंदर बंद करेंगे, दैट इज़ द फेरिंग्स। फिर मैंने आपको बताया कि दो मसल्स पाई जाती हैं, ऊपर वाली प्रोट्रैक्टर और नीचे वाली रिट्रैक्टर, ये वन पेयर दोनों के होते हैं। अब फेरिंग्स के नीचे आता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ईसोफेगस। वैसे तो वो यहीं से स्टार्ट हो गया बट मैं लेवलिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इट इज़ द ईसोफेगस। ठीक है, तो ये ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस को थोड़ा सा और नीचे हमने देखा तो यहाँ पर कुछ ये दो रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे पाउचेस जैसे, इनको कहते हैं ईसोफेजियल पाउचेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस को स्टोर करते हैं और सेक्रेट करते हैं। तो दीज आर द ईसोफेजियल पाउचेस। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ से शुरुआत हो जाती है इसकी स्टमक इंटेस्टाइन। आपको बता दूं कि नेरिस के पास कोई अलग से डिस्टिंक्ट स्टमक नहीं पाया जाता है, इसकी इंटेस्टाइन स्टमक की तरह फंक्शन करती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टमक इंटेस्टाइन। तो दो जगह से मैंने लाइन को यहाँ पर ले लिया और इसको हमने लिख दिया स्टमक इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद हम डैश लगाएंगे, देन लिखेंगे इंटेस्टाइन। तो ये हो गया हमारा स्टमक इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये जो डॉटेड लाइन्स हैं इनका क्या मतलब होता है। लाइक आपको पता है कि नेरिस की बॉडी में 200 से ज़्यादा सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब हम सिस्टम को बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो हम पूरे 200 सेगमेंट्स तो डायग्राम में नहीं दिखा सकते। तो हमने यहाँ तक बनाया और उसके बाद ये डॉटेड लाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा 200 तक, और फिर लास्ट में जाके कुछ सेगमेंट्स हमने एंड के यहाँ पर दिखा दिए। ये डायग्राम को बनाने का तरीका होता है। तो ऑलवेज ये डॉटेड लाइन का मतलब यही है। ठीक है, अब ये स्टमक इंटेस्टाइन इसी तरह से बॉडी के सारे सेगमेंट्स में जाएगा और इसका जो एंड वाला सेगमेंट होगा, जो आखिरी वाले टेल सेगमेंट में पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, रेक्टम, यानी कि मलाशय। और रेक्टम जिस सेगमेंट में होता है उसको हम लोग एनल सेगमेंट भी कह सकते हैं। और उस पर ये एक जोड़ी इस तरह से लास्ट में बॉडी के पीछे सिराई निकली होती है, जिनको एनल सिराई बोलते हैं। तो इनका भी नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर, दीज आर द एनल सिराई। अब ये स्टमक इंटेस्टाइन हो गया। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दिखाई गए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनको, ये नेफ्रीडिया होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती हैं। हालांकि यहाँ पर कोई रोल नहीं उनका, लेकिन फिर भी डायग्राम में बनी है तो इनके नाम भी हम दिखा देते हैं। दीज आर द नेफ्रीडिया। इतने खास नाम हैं जो आपको यहाँ पर समझने हैं। तो चलिए टॉपिक को मैं आप समझाना शुरू करता हूँ। डायग्राम में हमने लेवलिंग कर ली है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। नेरिस की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देख सकते हो, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। तो फोरगट का पार्ट जो होगा, यानी कि इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। फोरगट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, माउथ आएगा, बक्कल कैविटी आएगा और फेरिंग्स आएगा। यानी कि अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर माउथ होगा पेरिस्टोमियम के नीचे, उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा आपका, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स आ जाएगा। तो इतना एरिया, यानी यहाँ तक का एरिया ऊपर का क्या कहलाएगा, दैट इज द फोरगट। कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, माउथ आएगा, देन बक्कल कैविटी आएगी, देन क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा। ओके, अब सेकेंड है मिडगट। मिडगट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपने देखा यहाँ पर ईसोफेगस आएगा और स्टमक इंटेस्टाइन आएगा, यानी बीच का काफ़ी बड़ा पार्ट। ईसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये ईसोफेगस हो गया यहाँ तक, और उसके बाद क्या शुरू हो गया, स्टमक इंटेस्टाइन यहाँ तक आया। तो ये सब कुछ यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, दैट इज़ द मिडगट। आपने देख लिया ईसोफेगस और स्टमक इंटेस्टाइन। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट वाला है दैट इज़ द हाइंड गट जिसे बोलते हैं, उसमें क्या आएगा, रेक्टम और एनस। तो ये रेक्टम हो गया और मैंने यहाँ पर नाम नहीं डाला एनस का। बॉडी के बाहर रेक्टम खुलता है एक पोर के द्वारा, एंड द पोर इज नोन एज एनस ऑलवेज, जिसके द्वारा ये मल त्याग करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारा नेरिस होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता दूं इसकी फीडिंग के बारे में भी, कि इसका फीडिंग करने का क्या तरीका होता है। तो पहले तो आप ये जान लें कि इसका फूड क्या होता है। चूँकि नेरिस एक एनालिडा है और ये एक कार्निवोरस एनिमल होता है, नॉकटर्नल एनिमल होता है। ये पानी के अंदर एक यू आकार की बरो के अंदर रहता है, यू आकार के बिल में रहता है। सपोज करिए कि ये इसका यू शेप का बिल है जो कि इसने सैंड पार्टिकल से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब सैंड पार्टिकल्स इसने बिल बनाया हुआ है और इसमें इस तरीके से नेरिस जो होता है रात के टाइम पर अपना हेड बाहर निकाल लेता है अपनी बरों से। तो ये हमने नेरिस को ड्रॉ कर दिया रफली। अब ये नेरिस पानी के बाहर अपना सिर निकाले हुए है और इंतज़ार कर रहा है किसी शिकार का। तो जैसे ही कोई शिकार आएगा, लाइक एनालिट्स, कुछ छोटे छोटे एनालिट्स होते हैं, कुछ क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स को ये खाता है जो कि इसका फूड होते हैं। अब इसको शिकार करना है तो ये क्या करेगा, इसकी जो प्रोट्रैक्टर मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो प्रोट्रैक्टर मसल्स पूरे फेरिंग्स को इवर्टेड आउट, बाहर कर देंगी।
इनकी मदद से पूरा फेरिंक्स बाहर आ जाएगा और ये काइटिन वाले जो जॉज हैं ये सबसे आगे की तरफ पहुंच जाएंगे, ये शिकार को पकड़ लेंगे। उसके बाद पूरा फेरिंक्स वापस अंदर आ जाएगा और ये काम किसके द्वारा होगा? रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा। तो रिट्रैक्टर मसल्स उसको वापस ऐसे अंदर खींच लेंगी और उसी जबड़े के अंदर शिकार जो भी है इसका वो फंस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसने फीडिंग की, ये इसका फीडिंग का तरीका था जो कि फेरिंक्स के बाहर जाने और अंदर आने से पूरा होता है। और इसके लिए यहाँ पर दो जोड़ी मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं, प्रोटेक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स। इसके बाद जब फीडिंग कर ली, एक और तरीका इसका फीडिंग का है बहुत इंटरेस्टिंग सा, जिसको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग ऑफ नेरिस। इसमें ये क्या करता है? इसमें ये एक बहुत ही विशेष काम करता है। ये अपनी बॉडी से एक लिक्विड सेक्रेट करता है, एक चिपचिपा लिक्विड सेक्रेट करता है जिसे म्यूकस कहते हैं, और उससे यहाँ पर एक कोन जैसी बना देता है, जिस कोन को कहा जाता है म्यूकस कोन। तो इसने क्या बना दिया? म्यूकस कोन बना दी। कहाँ पर? अपने बिल के किनारे पर बना दी। अब क्या होगा? ये अपने पैरापोडिया, आपको पता है कि इसकी बॉडी में ये क्या लगे होते हैं? पैरापोडिया। और पैरापोडिया हिलाता रहता है, इन्हीं से ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। तो पैरापोडिया को लगातार हिलाएगा कस के, तो क्या होगा? वाटर करंट जनरेट होगा, जलधारा बनेगी और पानी जो होगा वो अंदर पास होगा। ठीक है, पानी अंदर पास होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ से पानी निकलेगा। तो पानी के साथ में कुछ फूड पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, कई बार कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी आ जाएंगे जो ये खा सकता है। तो वो सारे फूड पार्टिकल्स कहाँ होंगे? इस कोन पर चिपकते जाएंगे और पानी तो निकल ही जाएगा कोन को पार करके भी, लेकिन फूड पार्टिकल्स उस फिल्टर को पार नहीं कर पाएंगे और उस फिल्टर कोन में चिपक जाएंगे। तो इस म्यूकस कोन में जब बहुत सारे फूड पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, तब ये नेरिस जाकर इस पूरी फिल्टर कोन को ही इंजेस्ट कर लेगा, खा लेगा, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे इट इज़ द फिल्टर फीडिंग ऑफ नेरिस। तो ये था तरीका इसका फिल्टर फीडिंग करने का। तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया आपके नेरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम का, फीडिंग मैकेनिज्म आपको बता दी किस तरीके से होती है, और एक स्पेशल फीडिंग मैकेनिज्म दैट इज द फिल्टर फीडिंग, वो भी आपको डिस्क्राइब कर दी गई। अब लास्ट में आप ये भी जान लीजिए कि डाइजेशन कैसे होता है इसमें। तो आपको बता दूं कि जो नेरिस होता है उसके पास यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है? एक जोड़ी ईसोफेजियल पाउचेस पाए जा रहे हैं। ईसोफेजियल पाउचेस के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भरे होंगे, उनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। जब हमारा फूड यहाँ से पास हो रहा होगा, ईसोफेगस से स्टमक इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होगा, तब क्या होगा? ईसोफेजियल पाउचेस के डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होंगे और वो कहाँ मिलेंगे? आके फूड में आकर मिल जाएंगे और फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। फूड डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ता रहेगा, स्टमक इंटेस्टाइन की दीवारों पर फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन स्टमक की दीवारों के द्वारा। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जिसे हम मल या फैकल मैटर कहते हैं, वो जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? रेक्टम में, और रेक्टम को एनस के द्वारा, रेक्टम से हम लोग उसके फैकल मैटर को यानी कि मल को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से नेरिस में डाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम नेरिस का, इसके बाद नेरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ये फीडिंग करता है और डाइजेशन का क्या तरीका होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।